पिछले 2 माह से इसी शहर में है, मेरे परिवार में नहीं है। मैं ज्योतिष से नफरत करती थी, पर यह विद्या कितनी अमूल्य है। अच्छा, मैं फिर को मिलूंगी। इतना कहकर मैं जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ी, वह ज्योतिषी भी मेरे पीछे हो लिया। मैंने मुड़कर कहा, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज बनता है। चलिए, मैं आपको कुछ दूर तक छोड़ दूं। आप इतनी खूबसूरत हैं कि कौन नहीं आपके साथ कुछ पल बिताना चाहेगा। ज्योतिषी अचानक ही इतना बदल गया कि मैं आश्चर्यचकित रह गई। ज्योतिष के इतने अच्छे जानकार व्यक्ति की कमजोरी भी खूबसूरत और युवा स्त्री है। मैं यही सोचती हुई बोली, पंडित जी, पराई स्त्री की प्रशंसा करना ठीक नहीं। ये तो आपको मालूम ही होगा, आप तो बुरा मान गई। जो चीज सुंदर होगी उसी की तो प्रशंसा की जाएगी। देखिए, मैं अपनी पत्नी से अलग रह रहा हूँ। आपका इस संसार में कोई है नहीं, फिर हम दोनों साथ क्यों न रहे? ज्योतिषी यह कहते कहते मेरे काफी नजदीक आ गया था। मैं सोच रही थी, ये ज्योतिषी सच ही कह रहा है। साथ साथ रहने में बुराई क्या है? ज्योतिषी अकेलेपन से शायद ऊब गया है। मैं भी भागदौड़ की इस जिंदगी से जार जार हो गई हूँ। ये तो मेरे अज्ञातवास का समय है। वैसे भी मेरा अधिकांश समय अयाश और विलासी मर्दों के साथ गुजरा है। जब मैं एक ज्ञानी पुरुष के साथ रहेंगी तो शायद जीवन का अर्थ समझ में आ जाए। यही सोचकर मैं सहसा ही बोल पड़ी, मैं कल से आपके साथ रहना शुरू कर दूंगी। अब तो आप लौट जाए। ज्योतिष बहुत खुश हुआ और लौट गया। फिर मैं अगली शाम को उस ज्योतिषी के यहाँ रहने के लिए आ गई। मेरी यह हार्दिक इच्छा थी कि मैं ये जानूं कि कर्मकांड के जानकार लोग कैसे होते हैं। दूसरों को उपदेश देने वाले खुद उसका पालन कितना करते हैं। ज्योतिषी ने कहा, आप बाथरूम में जाकर नहा धोकर पवित्र हो जाए, फिर हम कुछ ध्यान योग की बातें करेंगे। मैं नहाने चली गई। कोई 15 मिनट जब बाथरूम से निकली तो देखा ज्योतिषी सिर्फ लंगोट पहने बैठा ध्यानमग्न है। मेरे पैरों की आहट से उसकी आंखें स्वतः ही खुल गई। वह मुस्कुराकर बोला, आप भी वस्त्र उतार ध्यानमग्न हो जाए। ये सुनते ही मैं आश्चर्य से बोली, क्यों? वस्त्र उतारना क्या बहुत ही जरूरी है? ध्यान में तो ऐसे भी बैठा जा सकता है। नहीं देवी, वस्त्र ऊर्जा के प्रवाह को रोकते हैं, जिससे ध्यान से मन भटकता है। आप निर्वस्त्र हो जाए। ज्योतिषी के शब्दों में खींच और कठोरता थी। मैं थोड़ी तल्ख आवाज में बोली, पंडित जी, मैं देख रही हूँ आपका ध्यान में मन भटक गया है। आप ध्यान में लीन नहीं हो पा रहे हैं। आप तो इस समय मेरे साथ मानसिक सहवास कर रहे हैं। मैं ज्योतिष नहीं जानती, पर किसी के मनोभाव को पढ़ना अच्छी तरह जानती हूँ। आप ज्योतिषी के अच्छे जानकार हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर आपकी इंद्रियां भी आपके वश में हैं, इस पर मुझे शक है। किसी विद्या को जानना अलग बात है, और ध्यान योग की मदद से स्वयं को साधन अलग बात है। बड़े बड़े ज्ञानी मुनि भी स्त्री को सामने बैठाकर अपने शरीर को नहीं साध सके, तो फिर आप मुझे अपने आगे निर्वस्त्र बैठाकर ध्यान योग में लीन कैसे हो सकेंगे? साधना और विधाता के कार्यों में दखल देने वाली। ये कहकर उसने मुझे एक जोर का धक्का दे दिया। मैं गिरते गिरते बची, लेकिन पिस्तौल हाथ से छूट गई। पंडित बड़ी फुर्ती से पिस्तौल की ओर झुका, पर मैंने आगे बढ़कर पिस्तौल पांव से दबा दिया और मैंने भी उसे एक जोर का धक्का दे मारा। पंडित धड़ाम से फर्श पर चारों खाने गिरा। इतने में मैंने पिस्तौल उठा लिया और उसे प्यार से चूमा, फिर सारी गोलियां उसके। मेरे ये कहते ही पंडित जी आसन से उठ खड़े हैं और मेरे पैरों पर गिर पड़े। मैं अपनी पत्नी से अलग होकर ध्यान योग में लीन होने का अभ्यास कई सालों से कर रहा हूँ, पर जाने क्यों मन नारी देह में ही जाकर घुल मिल जाता है। तुम यदि चाहिए तो मेरी सामना का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। वह कैसे पंडित जी? ये कहकर मैं उसे घूरने लगी। मुझे तृप्त कर, मेरी इंद्रियों को यौन मुख का स्वाद चखा कर। तुम मेरे भटकाव को रोक सकती हो, लेकिन मैं ही इसका माध्यम क्यों बनूं? आप शादीशुदा हैं, अपनी पत्नी को इसका माध्यम क्यों नहीं बनाते? मैंने कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो एक प्लेट में मांस के टुकड़े दिखाई दे गए। मुझे आश्चर्य हुआ, एक ज्योतिष और शास्त्रों का ज्ञाता पंडित मांस भी खाता है। जरूर यहाँ किसी की लाश छुपाकर रखी गई है। तभी मैं कमरे के एक कोने में एक स्त्री की लाश देखकर चीख पड़ी। उसकी कमर के नीचे का हिस्सा कटा हुआ था। शायद प्लेट में रखा मांस उसी लाश का था। मैं बाहर आकर बोली, ढोंगी पंडित, सच सच बता, वह लाश किसकी है? तेरा उससे क्या रिश्ता था? तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में उतार दूंगी। ये कहते हुए मैंने उसकी खोपड़ी पर पिस्तौल का अलगा सिरा टिका दिया। पंडित थर थर कांप रहा था। कांपी तो गुस्से से मैं भी रही थी। पंडित सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए बोला, वह लाश मेरी पत्नी की है। मैंने उसे जान से मार दिया है, ताकि उसे मांस तंत्र विद्या की साधना में इस्तेमाल कर सकूं। मैं उसका मांस खाने के बाद तंत्र विद्या की साधना करता हूँ। ढोंगी तांत्रिक कोई भी विद्या पवित्र होती है, उसका अपवित्रता से कोई रिश्ता नहीं होता है। तुमने अपनी पत्नी को इसलिए मार दिया कि तू दुनिया का महान तांत्रिक बन जाएगा। तू तांत्रिक बनकर किसका कल्याण करना चाहता है? अपना, समाज का, या फिर अपने पुरुष अहम का? मैं बोल भी रही थी और क्रोध के मारे थर थर कांप रही थी। इतना करुण और वीभत्स दृश्य मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था।
आज भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग तंत्र साधना के नाम पर अपनी पत्नी तक का भी कत्ल करने में संकोच नहीं करते हैं। यह मेरी सोच के बाहर की बात थी। तभी वह पंडित मुझे घूरते हुए कहने लगा, वह इसका विरोध करती थी, मुझे अंधाविश्वासी और ढोंगी कहकर अपमान करती थी। तब मैंने सोचा, मुझे एक ताज़ा शव की जरूरत है। पत्नी से ज्यादा सुलभ दूसरा कौन हो सकता है, उसकी हत्या कर दी।